Friends, welcome to my channel. Now is the time for chapter number 4, change in profit sharing ratio among the existing partners. क्या मिलने वाला है इस चैप्टर में? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मीनिंग ऑफ this chapter. Number 2, what type of the adjustment from the accounting point of view is made in this chapter, and what type of the account we have to be prepared. ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में स्टडी करनी है. आज इस चैप्टर का इनोग्रेशन है. स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को. पार्ट 1 है इस वीडियो का ये. ठीक है, तो लगातार आपको इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलते रहेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट इज द मीनिंग? बहुत सिंपल है, क्लियर है कि जब ऑल द पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग मींस ओल्ड पार्टनर. ओल्ड माने पुराने पार्टनर्स. पुराने पार्टनर का मतलब है वो पार्टनर जो अभी तक फर्म को रन कर रहे थे, चला रहे थे. ठीक है. एट रैंडम क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पर उन सब में एक एग्रीमेंट होता है और वो उस एग्रीमेंट में क्या करते हैं, अपने ओल्ड वाले शेयर को हटा करके एक नया प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो लेके आते हैं. मींस सभी का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और 3 में से केवल एक के ही ओके बोलने पर और ये अप्लाई हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. इसके लिए जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है. ठीक है. किसी भी एक पार्टनर्स के चाहने से, किसी भी 2 पार्टनर के चाहने से नहीं होगा. जब ऑल पार्टनर्स इस चीज को चाहेंगे तभी ये होगा. इसमें क्या होगा कि पुराने शेयर में जो इनको मिलता था प्रॉफिट और लॉस, अब वो रेशो बदल करके एक नया रेशो रखने वाले हैं, नया रेशो फॉर्म करने वाले हैं. जैसे कि अभी तक जो इनको रेशो मिलता था वो सपोज दैट इक्वल मिलता था सबको. ठीक है, 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1 मिलता था. अब नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनका जो रेशो हो जाएगा वो फॉर एग्जांपल 2:3:5 हो जाएगा. ऐसा क्यों होगा, ये रीजन वगैरह हम सब कुछ इसमें स्टडी करेंगे. लेकिन एक इसमें सबसे बड़ा रीजन है कि जब लगता है कि पार्टनर्स के बीच में कोई सेटिस्फैक्शन ना हो तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा एग्रीमेंट करते हैं. बाकी तो कोई रीजन ही नहीं है ना. ऐसा होता है ना कि 3 पार्टनर्स हैं, अगर उनमें डिस्प्यूट होता है कि सपोज मुझे आपसे कम शेयर मिल रहा है, आपको मुझसे ज्यादा शेयर मिल रहा है, कुछ इस तरीके का अगर डिस्प्यूट हो तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का एक तरीका होता है. ठीक है. कभी कभी म्यूचुअल एग्रीमेंट में भी हो जाता है. तो बहुत सारे रीजंस हैं. तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स का. ना ही कोई पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री कर रहा है, आ रहा है, और ना ही कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है. पार्टनर्स जितने पुरानी फर्म में थे उतने ही पार्टनर्स नई फर्म में भी कंटिन्यू होंगे. कोई भी पार्टनर चेंज नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर वसीम, अकरम और रहीम 3 पार्टनर पुराने थे तो यही 3 पार्टनर वसीम, अकरम, रहीम न्यू फर्म में भी कंटिन्यू होंगे. ठीक है. नाम कुछ अजीब से लिए मैंने, पार्टनर्स के नाम हैं, हो सकते हैं. ठीक है. तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स थे पुराने और एक्स वाई जेड ही नई फर्म में रहने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ठीक है, जल्दी से इसका मीनिंग एक बार पढ़ लेते हैं. क्या है कि द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग माने ओल्ड पार्टनर. एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? ओल्ड. ओल्ड अभी मैंने आपको समझा दिया ना, ओल्ड पार्टनर. द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस. मींस कि जो भी पुराने पार्टनर्स हैं वो एग्री हो सकते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो को चेंज करने में. दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर. मींस अभी तक उनको जो पुराने एग्रीमेंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस उनको मिलते थे, अब उनका जो प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. और अब उनको जो नया रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा एंड रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. और इसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन. एक नया टर्म आपको मिला, रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब भी कभी ओल्ड फर्म न्यू फर्म में कन्वर्ट हो, जब कभी भी पार्टनर्स के रेशियो चेंज हो, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो, तो समझ जाइए कि वो एक फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. ठीक है. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस केस में हो रहा है ध्यान में रखेंगे. एक तो इसी चैप्टर में हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो रहा है. इससे अगला चैप्टर होगा एडमिशन, वहां पे भी होता है. रिटायरमेंट में भी होता है, डेथ में भी होता है. मींस ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का होता है. मींस एक पुरानी फर्म चेंज होकर के नई फर्म में कन्वर्ट होती है. और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या इसको हम पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन भी कहते हैं. ठीक है. डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसॉल्यूशन का मीनिंग भी वही है जहां पर फर्म
कंटिन्यू हो, फर्म क्लोज ना हो, ठीक है ना। पार्टनर्स चाहे चेंज हो जाए, चाहे पार्टनर्स के रेशियो चेंज हो जाए, लेकिन फर्म हमारी चेंज ना हो, फर्म एज इट इज कंटिन्यू चलती रहे, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहे। चाहे पहले 2 पार्टनर थे अब 3 हो जाए, जहां पहले 3 थे अब 2 हो जाए, मतलब कम ज्यादा हो, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो, डजंट मैटर, बट द फर्म शुड बी कंटिन्यू, नोन एज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसको कोरिलेट मत कर लेना, एक लास्ट चैप्टर इसमें जाएगा पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसको कोरिलेट मत करने, दैट इज द अनदर चैप्टर इन विच वी विल स्टडी दैट हाउ ए पार्टनरशिप फंड इज डिसॉल्व और वाइंडिंग अप। वो एक अलग मैटर है, वहां फर्म क्लोज होगी वो नहीं है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, जिसका मीनिंग है कि पुराने पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज करके और एक नया रेशियो लेके आ रहे हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन आपके दो टर्म आपको इसमें नए मिले। इसके रिजल्ट में क्या होगा, जब भी ये रेशियो चेंज होंगे तो सबसे पहले एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन कौन सी एडजस्टमेंट इनको करनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इनको एडजस्टमेंट करनी होंगी अपने रेशियो से रिलेटेड। अब जब रेशियो से रिलेटेड होगा तो सिंपल सी बात है कि या तो कोई पार्टनर्स को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा शेयर मिलेगा, मींस गेन करेगा वो, और या हो सकता है कि वो कोई दूसरा पार्टनर पहले के कंपैरिजन में कुछ कम शेयर मिले, मींस सैक्रिफाइस। तो इसके रिजल्ट में सबसे पहली एडजस्टमेंट जब आप चैप्टर में स्टडी करोगे तो सबसे पहले आपको रेशियो चेंज से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट करनी होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कैसे हम सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो मैंने आपको समझाया कि जब पुराना रेशियो ज्यादा था और नया रेशियो कम है, माने पहले कितना मिलता था, पहले मिलता था तो 20% और अब मिल रहा है कितना, 10%। तो इसका वजह से 10% क्या कर दिया, लूज कर दिया, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि इसको पहले मिलता था 50%, अब मिल रहा है 40%, 30%, 20%, मतलब लेस देन 50%। तो जो भी इसका डिफरेंसिंग पॉइंट है वो क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो है, परसेंटेज वाली बात है। ऐसे गेनिंग रेशियो क्या है कि अब इसका जो न्यू प्रॉफिट रेशियो है वो ओल्ड से ज्यादा है, तभी तो गेन करेगा। जैसे पहले तो इसको मिल रहा था 15%, अब मिल रहा है 17%। पहले मिलता था 20%, अब मिलेगा 25%, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो उसमें गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकाल करके मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, राइट। चलिए, तो पहले एडजस्टमेंट हम इसी से रिलेटेड करेंगे, आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। नंबर 2, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी हमने एक चैप्टर स्टडी किया था, इससे पहले वाला था जस्ट बिफोर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो अब उस चैप्टर को हमने अगर अच्छे से किया हुआ है तो हम यहाँ पर उसको अप्लाई करके देखेंगे कि कितना हमने सीखा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके रिलेटेड कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो मैं आपको सारी बताऊंगा, लिखवाऊंगा, डोंट वरी। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग और रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। मींस जिस समय फर्म का रेशियो चेंज हो रहा है तो उससे पहले जो फर्म थी, मींस पुरानी फर्म थी, उस पुरानी फर्म के पास कुछ रिजर्व रखे होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रखे होंगे, लॉसेस रखे होंगे, उनका भी तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करेंगे ना भाई। एक तरीके से ये मानिए कि पुरानी फर्म तो खत्म हो रही है, उसकी जगह नई फर्म शुरू हो रही है, माने फर्म का रिनोवेशन हो रहा है, पुरानी फर्म चेंज हो रही है। होता ना आपके घर में क्या होता है कि जब सपोज आपका घर रिनोवेट हो रहा होता है तो क्या होता है कि जो ओल्ड थिंग्स होते हैं, ओल्ड ओल्ड आइटम्स होते हैं, उनको क्या करते हो, उनको साइड में कहीं दूसरी जगह प्लेस कर देते हो, शिफ्ट कर देते हो, या उसको क्या करते हो, बेच देते हो, उसकी जगह फिर नया ले लेते हो, है ना। एक नए लुक में आपका घर जो दिखता है, उसी तरीके फर्म आपका एक घर है, रिनोवेट हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, पुरानी फर्म क्लोज होकर के, पुरानी फर्म चेंज होकर के नई फर्म में कन्वर्ट हो रही है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो भी इनके पास रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होंगे, उन सब का एडजस्टमेंट करेंगे। करने के काफी सारे तरीके होंगे, जैसे हो सकता है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, नंबर 1, या हो सकता है कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। जो भी मैटर होगा जब ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा अच्छे से। फिलहाल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये चीज आपको मिलने वाली है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। ऐसा करने पर क्या होगा इस टॉपिक के अंदर कि जितनी भी फर्म के पास असेट है और जितनी भी फर्म के पास लायबिलिटीज है, उन सब का आज की डेट में, करंट डेट की वैल्यू से हम डिफरेंस करके देखते हैं, माने रिवैल्यूएशन करके देखते हैं कि पहले के कंपैरिजन में आज की जो हमारी असेट्स हैं क्या वो इंक्रीज हो रही हैं या वो डिक्रीज हो रही हैं। ऐसे ही लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, कि पहले के कंपैरिजन में अब हमारी जो लायबिलिटीज हैं क्या वो इंक्रीज हो रही हैं या वो डिक्रीज हो रही हैं। व्हाटसोएवर द रिजल्ट विल बी, हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर।
नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये जो टॉपिक होगा, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग इनका जो भी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे, जिसके रिजल्टेड किसी पार्टनर की कैपिटल आइदर डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, एक फर्म है, वो फर्म में जो पुराने पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट में उनका रेशियो चेंज होगा, आइदर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा या गेन करेगा, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, रिवैल्यूएशन असेसमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व का भी एडजस्टमेंट करना है और कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। इतना सा है ये छोटा सा चैप्टर। ठीक है, तो जल्दी से इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताने वाला हूं। हाँ जी, जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लीजिए, इसको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बाद में कुछ और जो थ्योरी के चैप्टर होंगे वो स्टडी करूंगा, टॉपिक होंगे उनको स्टडी करेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इक्वल with effect from 1st April 2020 they agree to share profits in the ratio 4:3. Calculate individual partners gain or sacrifice due to change in ratio। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपने लिखा सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये है ए और ये है बी, दोनों पार्टनर्स के नाम लिख के यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इनका ओल्ड शेयर इन विच दे वर प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड, किस रेशियो में कर रहे थे, इक्वल कर रहे थे, इक्वल बोले तो 1:1। 1:1 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/2, 1/2 भी कह सकते हैं। अब इनका जो न्यू शेयर है वो क्या है, जल्दी से वो भी ले लीजिए। तो न्यू शेयर है इनका 4:3, 4:3, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, 4 + 3 7, 4/7, 3/7। अब मैंने क्या करना है, मैंने लगाया सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला, अभी मैंने लिखवाया था आपको। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही लिखवाया था। चलिए लगाते हैं, तो पहले निकालते हैं ए का। ए का ओल्ड शेयर क्या है, ये ए का ओल्ड शेयर है, कितना है 1/2, माइनस ए का न्यू शेयर कितना है 4/7। दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 14 होगा, एलसीएम लेना आपको आता होगा। 2 से कैंसिल किया, 7 टाइम कटा, 7 1 जा 7, माइनस 7 का 14 में किया 2 टाइम, 2 4 जा 8। तो ये देखो, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 8 है, तो माइनस का बचेगा 1/14। ठीक है, अब देखो ये आंसर हमारा माइनस में है, हमने लगाया था सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला, आंसर गया नेगेटिव, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये गेन है। समझ में आ रहा है कि अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो वो अपोजिट होगा, सैक्रिफाइस की जगह गेन और गेन की जगह सैक्रिफाइस। ठीक है, और अगर सपोज दैट ये पॉजिटिव आ रहा होता तो ये आंसर सैक्रिफाइस का होता। अब निकालेंगे बी का। बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/2, न्यू शेयर कितना है 3/7, अगेन एलसीएम लिया 14, ये हो गया 7 1 जा 7 और 7 2 जा 6 माइनस 1/14, ये पॉजिटिव आ रहा है, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया, आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या होगा सैक्रिफाइस। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, ए गेन कर रहा है 1/14, या कह सकते हैं कि बी दे रहा है किसको, ए को, और ए ले रहा है किससे, बी से। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड, अब की बात 3 पार्टनर्स है, 5:3:2 इनका ओल्ड रेशियो है, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020 they decide to share profit and loss in the ratio 5:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू इन द चेंज इन द रेशियो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस एक दो की जगह 3 पार्टनर्स है, ट्राई करिएगा इसको। X, Y and Z are 3 partner 5:3:2 with effect from 1st April 20 they decide to share profit equally, ये भी सेम हो गया, इसको करिएगा। नंबर 4 को आप लोग क्या करेंगे, स्टडी करके खुद इसको करके देखेंगे, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक आज जो क्लियर हो रहा है वो सैक्रिफाइस एंड गेनिंग शेयर का क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, उसकी जनरल एंट्रीज कौन कौन सी होंगी, किस तरीके से उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग स्टडी करेंगे इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरे लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।